आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हाउ टू मेक यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। कि जो नॉर्मल लैब में हम रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं उस यूरिन रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो आज हम वो सीखेंगे कि एक मुकम्मल यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। यूरिन आर ई मीन्स रूटीन एग्जामिनेशन। कई डॉक्टर्स जो हैं, अगर आपके लैब में मैनुअल रिपोर्टिंग होती है तो या मैनुअल रिक्वेस्ट पेपर आता है तो वो यूरिन आर ई लिख के भेजेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि रूटीन आर ई मीन्स रूटीन एग्जामिनेशन। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में दो एग्जामिनेशंस मेजरली हम करते हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी कि मैक्रोस्कोपिक जो कि हम नेकेड आई यानी कि अपनी आई के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं होगा। तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दो चीज़ें इंक्लूड हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन, जो कि हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है और केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम देखते हैं पस सेल्स। माइक्रोस्कोपिक यानी कि जिसमें हम लाजमी जो एग्जाम है, यूरिन का एग्जाम है, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही करेंगे। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, पस सेल, रेड सेल, एपिथेलियल सेल, कास्ट, क्रिस्टल और अदर्स में क्या आता है वो आगे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब यूरिन आपके पास लैब में आता है तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालते हैं, लेकिन यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करने से पहले उसका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या चीज़ चेक करेंगे, कलर, अपीयरेंस, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालेंगे तो आप उसका सबसे पहले कलर देखें। यूरिन का कलर जो है वो नॉर्मल यूरिन जो अगर होगा उसका कलर पेल या लाइट येलो कलर होगा, ये नॉर्मल कलर होगा। अगर तो कोई एबनॉर्मेलिटी, अगर हिमेचूरिया यानी कि ब्लड आ रहा है यूरिन में, तो यूरिन का कलर रेड हो सकता है। अगर डार्क येलो बिलिरुबिन की वजह से हो सकता है। ग्रीन जो है वो सीडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इस तरह एबनॉर्मल कलर्स की डिफरेंट होगा। तो जिस हिसाब से यूरिन का कलर होगा वो कलर आप रिपोर्ट करें। उसके बाद अपीयरेंस आ जाती है। नॉर्मल जो है यूरिन की अपीयरेंस जो है वो क्लियर होगी, जिसे हम या तो अपीयरेंस की हेडिंग भी दे सकते हैं या क्लैरिटी की हेडिंग भी दे सकते हैं। नॉर्मली हम अपीयरेंस की हेडिंग यूज़ करते हैं। तो यूरिन की अपीयरेंस नॉर्मली जो है वो क्लियर होती है, लेकिन अगर कोई सेडिमेंट जैसा कि सेल्स, रेड सेल, वाइट ब्लड सेल या एपिथेलियल सेल या कास्ट, क्रिस्टल्स, इनकी वजह से या बैक्टीरिया, तो ये यूरिन को या तो क्लाउडी बनाएंगे या फिर टर्बिड या स्लाइट टर्बिड। तो ये आप अपने उस यूरिन की अपीयरेंस के मुताबिक आप देखें कि यूरिन आइदर क्लियर है, स्लाइटली टर्बिड है या ज़्यादा टर्बिड है, तो उस हिसाब से आप रिपोर्ट करें। लेकिन नॉर्मली यूरिन जो है वो अपीयरेंस क्लियर होती है। नॉर्मली यूरिन की पीएच जो है वो एसिडिक होती है 6.0, लेकिन अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड रखता है तो ब्लैडर में यूरिन रहने की वजह से भी उसकी नेचर कई दफ़ा अल्कलाइन हो जाती है। और अगर आपने यूरिन को रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है और एग्जामिन नहीं किया तो एटलीस्ट 2 आवर्स तक भी यूरिन की नेचर जो है वो अल्कलाइन हो जाती है। इसके अलावा पोस्ट पेरेंडियल यूरिन सैंपल जो कि आफ्टर 2 आवर्स कलेक्ट किया जाता है, उसमें भी अक्सर यूरिन की नेचर अल्कलाइन होती है, या फिर किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, यानी अल्कलाइन क्रिस्टल्स जब यूरिन के अंदर मौजूद होंगे तो उस सूरत में भी कई दफ़ा यूरिन की पीएच जो है वो अल्कलाइन होगी। लेकिन नॉर्मली जो यूरिन की पीएच है वो 6.0 होती है। इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.002 से 1.030 तक होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जो है आजकल मोस्टली ऑलमोस्ट हर लैब में जो है वो डिपस्टिक मेथड के थ्रू ही हम चेक करते हैं। तो यूरिन का जो पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो तो डिपस्टिक मेथड के थ्रू यूज़ होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल पेशेंट की 1.002 से 1.030 तक होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताती चलूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कलर से। अगर तो कलर
ज़्यादा है यूरिन का तो मोस्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप नोट करें ज़्यादा होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका यूरिन जो है वो पेल येलो या पेशेंट का यूरिन जो है वो पेल येलो या क्लियर है लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वो डायबिटिक पेशेंट्स की यूरिन में मोस्टली ये देखा गया है कि ग्लूकोज होने की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी लेकिन यूरिन का कलर जो है वो पेल या लाइट येलो या क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये 4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन में क्या है वो हम देखेंगे। सेकंड मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का पार्ट है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है? प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, ब्लड, बिलिरुबिन, यूरोबाइलिनोजन, ल्यूकोसाइट और नाइट्राइट। ये मैंने इनकी नॉर्मल रेंजेस ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। केमिकल एग्जामिनेशन भी अब हम जो रूटीन लैब में यूज़ करते हैं वो मोस्टली डिपस्टिक मेथड के थ्रू ही यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी। केमिकल एग्जामिनेशन में जो प्रोटीन चेक की जाती है वो नॉर्मली यूरिन में नील होगी, लेकिन प्रोटीन यूरिया जिसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन इन यूरिन, वो कब नज़र आएगा? अगर कोई रीनल एबनॉर्मेलिटी या ग्लोमेरुलर इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें प्रोटीन डिटेक्ट होगी। और ये प्रोटीन जो मोस्टली है ये एल्बुमिन के लिए सेंसिटिव है यूरिन डिपस्टिक, तो ये मोस्टली एल्बुमिन को शो करेगी। तो अगर एल्बुमिन मौजूद होगा तो वो कलर स्ट्रिप का चेंज हो जाएगा और फिर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रिप चार्ट, जो भी आप कंपनी यूज़ करें उस हिसाब से अपनी स्ट्रिप चार्ट उस बोतल पे दिया गया होता है उस हिसाब से आप मैच करें और ++1 जो भी वो बन रहा होगा वो आप रिपोर्ट करें, लेकिन नॉर्मली प्रोटीन यूरिन में नील होगी। उसके बाद आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड स्ट्रिप में भी यूज़ होता है। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगी तो वो कलर चेंज हो जाएगा। मोस्टली स्ट्रिप्स में ग्रीन कलर होता है ग्लूकोज के लिए भी, और वो डार्क होता जाएगा जितनी क्वांटिटी ग्लूकोज की होगी। वो भी आप अपने चार्ट के हिसाब से रिपोर्ट करें ++1 +2 +3 +4। लेकिन नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो यूरिन में मौजूद नहीं होगी, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में ग्लूकोज जो है वो नज़र आती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट जो है वो डेक्सा फ्लूइड लगवा के आया है तो भी उसके यूरिन में ग्लूकोज होगी। तो अगर ग्लूकोज पेशेंट में हाईली यूरिन में नज़र आ रही है तो आप फर्स्ट कंफर्म करें कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है या नहीं है, या उसने कोई फ्लूइड तो नहीं लिया। नेक्स्ट आ जाता है कीटोन्स। नॉर्मली यूरिन में कीटोन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, हाई प्रोटीन डाइट या डिहाइड्रेशन, एक्सेस वॉमिटिंग या डायरिया, उस केस में कीटोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो वो भी हम उस हिसाब से ही रिपोर्ट करेंगे जो हमारे यूरिन चार्ट में नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आ जाता है ब्लड। यूरिन में पेरोक्साइड अटैच होता है। जब अगर यूरिन में ब्लड होगा तो वो ब्लड जो है वो पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कलर चेंज हो जाएगा। मोस्टली हेमेचूरिया, सिस्टेमिक ब्लीडिंग या डिसऑर्डर जो रीनल डिजीज, सिस्टाइटिस, कैलकुलाई या फिर हीमोग्लोबिन यूरिया या फिर एक्सरसाइज, हेमोलिटिक एनीमिया, इन सब केसेस में ब्लड का यूरिन में आना मतलब चांस होता है, लेकिन नॉर्मली यूरिन में ब्लड नील होगा। उसके बाद आ जाता है बिलिरुबिन। स्ट्रिप पे अटैच होते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। तो अगर पेशेंट के यूरिन में बिलिरुबिन मौजूद होगा तो वो बिलिरुबिन इस डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और कलर चेंज हो जाएगा। मोस्टली बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर लिवर डैमेज, हेपेटाइटिस या सिरोसिस, इस केसेस में जो है वो बिलिरुबिन यूरिन में नज़र आता है, लेकिन नॉर्मली बिलिरुबिन जो है वो हम नील रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है यूरोबाइलिनोजन। जो यूरोबाइलिनोजन जो है वो हमें जैसे कि मालूम है एहलिक्स टेस्ट जो है वो यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए यूरोबाइलिनोजन को। तो अगर यूरोबाइलिनोजन प्रेजेंट होगा तो वो कलर चेंज होता जाएगा एहलिक्स रिएक्शन की बेस पे बाय स्ट्रिपी। लेकिन वो क्या केसेस हैं जिसमें यूरोबाइलिनोजन नॉर्मली 0.1 मिलीग्राम यूरिन में यूरोबाइलिनोजन नॉर्मली होता है, जिसकी वजह से हम रिपोर्ट करेंगे यूरोबाइलिनोजन को नॉर्मल। लेकिन अगर तो लिवर डैमेज या हेमोलिटिक एनीमिया के केसेस में यूरोबाइलिनोजन लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम अपने चार्ट के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है ल्यूकोसाइट्स। नॉर्मली ल्यूकोसाइट यूरिन में मौजूद नहीं होते हैं,
लेकिन ल्यूकोसाइट कब मौजूद होंगे? अगर तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली केसेस में ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो स्ट्रिप्स में नज़र आते हैं, जो कि मेंशन कर रहे होते हैं कि पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन है, या यूटीआई के केस में ज़्यादा ल्यूकोसाइट नज़र आते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो ल्यूकोसाइट नील होंगे। और लास्ट में आ जाता है नाइट्राइट। नाइट्राइट जो है वो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल यूटीआई में ही नज़र आता है, लेकिन नॉर्मली यूरिन में नाइट्राइट जो है वो नील ही होगा। लेकिन अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें नाइट्राइट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो ये तमाम चीज़ें थी केमिकल एग्जामिनेशन की। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल यूरिन की रेंजेस लिखी गई हैं। अगर तो कलर चेंज हो जाएगा स्ट्रिप का तो आप अपने यूरिन चार्ट के हिसाब से वो स्ट्रिप कलर को मैच करके रिपोर्ट करेंगे। और एंड पे अब आ जाता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। लास्ट पार्ट में आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब आप यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद फिर आप यूरिन को सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं, और सेंट्रीफ्यूज में एक मैक्सिमम स्पीड मोस्टली 3000 या 3500 आरपीएम फॉर 5 to 10 मिनट्स अगर आप यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके बाद जो ऊपर का सुप्रानेंट है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो सेडिमेंट है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूरिन का जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो सबसे पहले हम 10x की पावर पे यानी कि लो पावर फील्ड पे अपनी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हमें क्लियर नज़र आएगा तो 40x की पावर पे हम यूरिन एग्जामिनेशन को रीड करेंगे। HPF मीन्स हाई पावर फील्ड यानी कि 40x, और LPF मीन्स लो पावर फील्ड यानी कि 10x। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है? पस सेल्स, रेड सेल्स, एपिथेलियल सेल, कास्ट, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, यीस्ट और पैरासाइट्स। पस सेल जो है वो नॉर्मली 0 to 4 जो है वो हाई पावर फील्ड में नज़र आते हैं, और रेड सेल 0 to 2 हाई पावर फील्ड में नज़र आते हैं, और एपिथेलियल सेल 0 to 4 हाई पावर फील्ड में नज़र आते हैं। आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 10 फील्ड ज़रूर स्टडी करें यूरिन सेडिमेंट को स्टडी करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। नॉर्मली जो है वो कास्ट, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, यीस्ट, पैरासाइट जो है वो नॉर्मली यूरिन में नज़र नहीं आते, लेकिन जो कास्ट है वो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने उसके आगे LPF लिखा है। कास्ट को हम हमेशा लो पावर फील्ड में रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि कास्ट मोस्टली लार्जर इन साइज़ होती है, तो वो 40x पावर पे कई दफ़ा प्रॉपर रीड नहीं होती। तो इस वजह से कास्ट को आप हमेशा लो पावर फील्ड पे रिपोर्ट करें कि पर फील्ड कितनी कास्ट आपको नज़र आ रही है, और वो आप रिपोर्ट करें। कास्ट मोस्टली रीनल इन्फेक्शन में नज़र आती है, जैसे कि कॉमनली ग्लोमेरुलर कास्ट, हाइलिन कास्ट का ओल्ड वर्जन वैक्सी कास्ट, या अगर कोई पेशेंट को हाई किडनी इन्फेक्शन है तो उस सूरत में रेड सेल कास्ट, WBC कास्ट ये नज़र आएगी। और इसके अलावा क्रिस्टल, नॉर्मली यूरिन में क्रिस्टल मौजूद नहीं होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू pH यूरिन के क्रिस्टल डिवाइड हो जाते हैं, एसिडिक क्रिस्टल और बेसिक क्रिस्टल्स। मोस्ट कॉमनली जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट, एमॉर्फस यूरेट, एमॉर्फस फॉस्फेट, ये बहुत कॉमन क्रिस्टल्स हैं जो नज़र आते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, ल्यूसिन क्रिस्टल, सिस्टिन क्रिस्टल, ये तमाम क्रिस्टल जो हैं वो यूरिन की में हम रिपोर्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। अगर तो बैक्टीरिया यूरिन में मौजूद है तो ये UTI यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होते हैं। लेकिन नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया तो यूरिन में मौजूद होंगे, लेकिन अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है तो आप यूरिन में बैक्टीरिया को रिपोर्ट करेंगे। यीस्ट जो है नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन अगर यीस्ट नज़र आ रही है तो फिर आप यूरिन में यीस्ट को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पैरासाइट यूरिन में नज़र आते हैं। पैरासाइट कॉमनली यूरिन में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस या सिस्टोसोमा हेमेटोबोलियम, ये 2 कॉमन पैरासाइट हैं जो कि यूरिन में नज़र आते हैं। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस मोस्टली फीमेल यूरिन में आपको नज़र आएगा, लेकिन आप ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस में ये हमेशा याद रखें, अगर तो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस अगर आपको मोटाइल स्टेट में नज़र आ रहा है तो ही आप उसको रिपोर्ट करेंगे। और पैरासाइट भी हाई पावर फील्ड में नज़र आते हैं। इसके अलावा म्यूकस थ्रेड, अगर यूरिन काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है, या फिर कोई फीवर या कीटोन बॉडीज या कोई इन्फेक्शन
किसी भी डायबिटिक पेशेंट के कई ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनमें म्यूकस थ्रेड को हम रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स यूरिन में भी नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो मेल यूरिन में नज़र आ रहे हैं तो फिर आप उसको रिपोर्ट करेंगे ज़्यादा। अगर फीमेल यूरिन में है तो फिर आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मे बी बाइसेक्स की वजह से यूरिन में नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मेल में अगर आपको स्पर्म्स नज़र आ रहे हैं तो फिर आपने उसको रिपोर्ट करना है। तो ये था माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है और आपने उस रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है। क्योंकि कई दफ़ा अगर आपका कई लैब्स में तो मोस्टली ऑनलाइन सिस्टम मौजूद होता है जिसमें बस आपने रिपोर्ट को टाइप करना होता है, तो आप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कई ये लैब्स ऐसी हैं या वो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने मैनुअली रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है ताकि वो ये सीख लें कि मैनुअल रिपोर्ट जो यूरिन की है रूटीन एग्जामिनेशन की, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसकी नॉर्मल रेंज क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ये था यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन पे एक कंप्लीट वीडियो। Thank you so much. Have a bright future to all of you.